हेलो, वेलकम टू केबी ग्लोब। आज हम 17 जून 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 12 जून तक की करंट अफेयर की पीडीएफ जो है टेलीग्राम में शेयर कर दी गई है। हमारा टेलीग्राम चैनल है केबी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, आप डायरेक्ट जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ शेयर कर सकते हैं। अगर और भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, तो प्लीज़ आप शेयर करिए, पीडीएफ शेयर करिए, वीडियोस शेयर करिए, क्वेश्चंस इसके बाद आप डिस्कस करिए आपस में। डिस्कशन से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और सारा कुछ कवर भी हो जाएगा। अब हम आज का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये हाल ही मनाया गया है। किस दिन मनाया गया है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस? तो ये 15 जून को मनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 जून। 15 जून को ही क्यों मनाते हैं ये दिन और इस बार की क्या थीम है, ये सब जानेंगे हम। और इस दिन का मनाने का मकसद लोगों का बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में बताना और उसके प्रति जागरूक करना है, क्योंकि आजकल की जो भी युवा पीढ़ी है बुजुर्गों का सम्मान कम ही कर रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उसके लिए जागरूक करना है। बहुत सारे मैटर ऐसे सुनने में आते हैं, न्यूज़ में भी आते हैं, जहाँ लोग बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, उन्हें ओल्ड एज होम में रहने के लिए भेज देते हैं और भी कई तरीक़ों से परेशान करते हैं, जो बहुत ही दुखदायी है। और इसकी हिस्ट्री क्या है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की, वो समझ लेते हैं। ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 15 जून 2011 को मनाया गया था, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से दुनिया में हर 6 में से एक बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार होता है, जो वाकई दुख की बात है और शर्मनाक भी है। प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले समय में ऐसे मैटर्स घटने की बजाय बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि वो अपनी लाइफ में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते हैं और ज़्यादातर वो बिजी रहते हैं। इसके तहत उनके साथ शारीरिक, मानसिक, वित्तीय आदि हिंसा शामिल है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को बुजुर्गों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, उनके बेहतर सेहत, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, सामाजिक, आर्थिक सारी तरह की समस्याओं और ज़रूरतों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। इसीलिए विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 15 से 17 जून को कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है और इसकी जो अध्यक्षता है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुरू हो गया है और इसमें पीएम मोदी कल 3 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिन तक चलेगा सम्मेलन। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिव पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में झारखंड से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के अलावा शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, योजना सचिव राहुल शर्मा और कृषि सचिव अबूबकर सिद्दीकी शामिल होंगे। सम्मेलन में हर राज्यों से एक डीसी को भी शामिल किया गया है। इस सम्मेलन में जो चर्चा होगी, जिन मुद्दों पर वो नई शिक्षा नीति लागू करना, शासन व्यवस्था और फसल विविधीकरण, कृषि में आत्मनिर्भरता, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्र और राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और सतत आर्थिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, ये याद रखना है आपको। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये जो सम्मेलन हो रहा है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में हो रहा है और ये जो सम्मेलन है ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन है और ये जो मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन भी है। तो ये सारे इसके फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। सम्मेलन में चर्चा के बाद जो परिणाम निकलेंगे उन पर नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक भी मौजूद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित 63 अर्थव्यवस्थाओं के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 37। तो भारत का जो स्थान है इस प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में 37वां है। भारत 37वें स्थान पर है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 6 स्थान की छलांग लगाकर 37वें स्थान पर पहुंच गया है।
क्योंकि लास्ट टाइम भारत का स्थान जो था वो 43 था, 43वां था। डेनमार्क पिछले साल तीसरे स्थान पर था, 63 देशों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गया है, यानी कि डेनमार्क इस बार पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष रैंकिंग से दूसरे स्थान पर खिसक गया है। लास्ट ईयर स्विट्जरलैंड फर्स्ट रैंक पे था, तो इस बार सेकंड रैंक पे गया है। और जो इंडिया था वो 43 रैंक पर था, इस बार 37 रैंक पर हुआ है। प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा संकलित वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43वें से 37वें स्थान पर 6 स्थान की छलांग के साथ भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि देखी है, जिसका मुख्य कारण आर्थिक प्रदर्शन में वृद्धि है, जिसकी वजह से ये 43वें स्थान से 37वें स्थान पर आ गया है। टॉप 10 में 4th प्लेस में स्वीडन है और इसके बाद हांगकांग 5th प्लेस में है और नीदरलैंड का स्थान 6वां है, ताइवान 7वें स्थान पर है, फिनलैंड का स्थान 8वां, नॉर्वे का 9वां और यूएसए 10वें स्थान पर है। ये थी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की टॉप 10 की लिस्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र भवनों के लिए वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत। ये घोषणा भारत ने की है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में उपयोग किए जाने वाले वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र के बीच समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये कार्यालय ऐतिहासिक पॉलिस डेस्टिनेशंस में स्थित है। इमारतों की जटिलता और भारी भागीदारी को देखते हुए भारत ने 2020 में संयुक्त राष्ट्र के लिए वेब फाइंडिंग एप्लीकेशन विकसित करने की घोषणा की। इस ऐप के विकास और रखरखाव के लिए अनुमानित परिव्यय $2 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही की अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20 ईयर्स। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 साल के लिए की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की 20 साल की अवधि के लिए नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। 5G सेवाओं को 4G की तुलना में लगभग 10 गुना तेज कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र यानी कि बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर का स्थान कौन सा है, ये कहाँ पर है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन है कोलंबो। बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर कोलंबो है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, MOU को मंजूरी दी है। मार्च 2022 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग सदस्य देशों के लिए बंगाल की खाड़ी पहल द्वारा MOA पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चन जिनका हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम टुडेज स्पेशल देखते हैं, इसमें क्या है। कल हमने टुडेज स्पेशल में अग्निपथ योजना का डिस्कशन किया था, उसी से रिलेटेड आज का भी स्पेशल डिस्कशन है। क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई अग्निपथ योजना किस क्षेत्र में सुधारों से जुड़ी है? तो इसका कल डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है रक्षा यानी कि डिफेंस। ये डिफेंस से जुड़ी हुई योजना है। इस योजना का अनाउंसमेंट होने के बाद कई राज्यों में बवाल शुरू हो गया है, दंगे हो रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि सिर्फ 4 साल के लिए ही क्यों भर्ती की जा रही है। उनका कहना है कि सिर्फ 4 साल की नौकरी करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, 4 साल की सर्विस के बाद तो हम बेघर हो जाएंगे। इनका कहना है कि 17 साल में अग्निवीर बनने वाले युवा के पास ना तो कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी, ना ही कोई विशेष योग्यता। ऐसे में फिर उनका क्या होगा। ऐसे में यूपी के सीएम योगी जी ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता मिलेगी और साथ ही देश भर में युवाओं के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी ने अपील भी की है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। योगी जी ने ट्वीट किया था कि युवा साथियों, अग्निपथ योजना आपके जीवन को नए आयाम प्रदान करने के साथ ही भविष्य को स्वर्णिम आधार देगी। आप किसी बहकावे में ना आए। माँ भारती की सेवा हेतु संकल्पित हमारे अग्निवीर राष्ट्र की अमूल्य निधि होंगे। वह उत्तर प्रदेश सरकार अग्निवीरों को पुलिस व अन्य सेवाओं में वरीयता देगी, यानी कि उनके अकॉर्डिंग जो अग्निवीर होंगे, तो जब भी उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आएगी पुलिस या किसी और सर्विस में, तो सबसे पहले अग्निवीरों को प्रायोरिटी में रखा जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली, और इसका जो उद्घाटन है गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जिन लोगों ने इसका सही आंसर दिया है उनके नाम है इंदु कुमारी, नानू जैट, रूबी गुप्ता, खुशी यादव, उमा मीना, पीहू साहू, अरविंद कुमार। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। अब हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन है सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।